नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के आप लोग के सामने हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है छूटी मैके की दहलीज। तो चलिए सुनते हैं कहानी छूटी मैके की दहलीज। पूरे 10 साल बाद रीवा आज अपने शहर लौट रही थी। उसके मन की खुशी स्पष्ट रूप से उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह उड़कर अपने शहर, अपने घर, अपनों के पास पहुंच जाए। कार अपनी रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी, पर रीमा को ऐसा लग रहा था जैसे वह रेंग रही है। वह ड्राइवर को कई बार टोक चुकी है कि वह कार तेज चलाए। वह गाड़ी धीमे रफ्तार से चला रहा है। तब ड्राइवर ने कहा, मैडम, मैं सही रफ्तार में गाड़ी चला रहा हूँ, आप देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। अगर मैं इससे तेज़ गाड़ी चलाने की कोशिश करूँगा तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाएगा। ड्राइवर की बात सुनकर रीवा को स्वयं की ही बेवकूफ़ी पर हंसी आ गई। रीवा की बेसब्री देखकर ड्राइवर के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उसने हंसते हुए कहा, मैडम, 4-5 घंटे का ही तो रास्ता है, आप शाम होने से पहले अपने शहर पहुंच जाएंगी। बारिश के कारण आप शायद घबरा रही हैं कि कहीं रात ना हो जाए, लेकिन मैडम, मैं रात होने से पहले आपको आपके घर पहुंचा दूंगा। साहब ने मुझे सब समझा दिया है। अगर बरसात ना हो रही होती तो मैं गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता, पर बारिश के कारण ऐसा करना ठीक नहीं है। अरे नहीं, तुम जैसे चल रहे हो वैसे ही चलो। वह तो मैं ही इतनी उतावली हुई जा रही हूँ कि मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाऊँ। पूरे 10 साल बाद मैं अपने शहर, अपने मम्मी पापा, भाई बहनों से मिलने जा रही हूँ। इसी खुशी में मैं यह भी भूल गई कि जिस पर मैं बैठी हूँ वह कार है, हवाई जहाज़ नहीं। रीमा अपनी ही धुन में कहती चली गई। तभी जोरदार बिजली कड़की और ड्राइवर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मैडम, आप 10 साल बाद अपने मैके जा रही हैं? रीवा को स्वयं पर गुस्सा आने लगा। वह भी कितनी बेवकूफ़ है, हर किसी के सामने अपने अतीत को खोल देती है। अब यह ड्राइवर मेरे बारे में क्या सोचेगा? यही ना कि मेरे माता पिता मुझसे नाराज़ होंगे या मैंने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर शादी की होगी। इसलिए मैं इतने दिनों से अपने शहर और अपने घर से दूर रही। अरे, हम लोग विदेश चले गए थे, अभी कुछ दिन पहले ही लौटे हैं, इसलिए मैं अपने शहर नहीं आ सकी। रीवा ने साफ झूठ बोल दिया, जबकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि बात यह नहीं है। उसने अपनी पसंद से शादी किया था, इसलिए उसके माता पिता, भाई और भाभी उससे नाराज़ थे और उनकी नाराज़गी खत्म होने में पूरे 10 साल लग गए थे। उसकी भाभी तो शायद अभी भी उससे नाराज़ थी। उसने जब उन्हें फ़ोन करके बताया कि वो उन लोगों से मिलने आ रही है, तो उसकी भाभी ने बड़ी बेरुखी से कहा था, तो इसमें बताने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी तुम्हें तो शर्म हया है ही नहीं, इसलिए मुँह उठाकर यहाँ आ रही हो, जबकि माँ जी और पिताजी ने तुमसे सारे संबंध तोड़ दिए हैं। फिर भी बिन बुलाए खुद ही आना चाहती हो, तो इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया था। रीवा ने लंबी सांस लेकर कार के बाहर देखा तो बारिश की रफ्तार कुछ कम हो गई थी, पर आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, इसलिए दिन में ही शाम होने का आभास हो रहा था। रीवा अतीत के पन्ने खोलने लगी। रीवा अपने माता पिता की बहुत ही लाडली बेटी थी। उसके माता पिता ने उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरा किया था। रीवा भी उनकी सभी बातें बिना किसी प्रतिवाद के मान लेती थी। रीवा ने अपने जीवन में बस एक बात अपने माता पिता की नहीं मानी और उसके कारण वह उनके दिल और शहर दोनों से दूर चली गई। बात यह थी कि रीवा ने अपने माता पिता की पसंद के लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया था। वह अपने साथ पढ़ने वाले विवेक से प्यार करती थी। विवेक में ऐसी कोई कमी नहीं थी जो उसे नापसंद किया जाए, जिसके कारण विवेक को उसके माता पिता ने ठुकराया था। वह कमी थी उसका मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेना। रीवा के माता पिता अमीर थे, इसलिए विवेक उन्हें पसंद नहीं था। रीवा के माता पिता उसकी शादी उसके भाभी के भाई से करवाना चाहते थे। रीवा अपनी भाभी के भाई को पसंद नहीं करती थी।
इसका सबसे बड़ा कारण था उसके भाभी का भाई मोहित अच्छे चरित्र का लड़का नहीं था। वो जब भी उसकी भाभी से मिलने आता तो रीवा को बहुत ही गंदी नज़रों से देखता था। रीवा ने अपनी भाभी से इस बात की शिकायत भी की थी, पर उल्टे उसकी भाभी ने तमक कर कहा था, ननद रानी, मेरा भाई लाखों में एक है। वो देखने में कितना स्मार्ट है और दौलतमंद भी। उसके आगे पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती है। वो तो तुम जैसी साधारण शक्ल सूरत वाली लड़की की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। तुम मेरे भाई पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। ये तुमने ठीक नहीं किया। अगर मेरे भाई को पता चला कि तुमने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है तो वो सचमुच तुम्हें वैसी ही नज़रों से देखेगा जैसा तुम कह रही हो। अपनी भाभी की बात सुनकर रीवा स्तब्ध रह गई थी। उसके बाद उसने मोहित की शिकायत दोबारा नहीं की थी। एक बार मोहित ने उसे घर में अकेला पाकर उसको पकड़ लिया था, लेकिन उसी समय दरवाजे की घंटी बज उठी और रीवा मोहित की वासना का शिकार होने से बच गई थी। रीवा ने इस घटना का जिक्र अपनी माँ से किया, पर उसकी भाभी ने पहले ही उसकी माँ को भड़का दिया था। रीवा की भाभी को उसके और विवेक के रिश्ते का पता चल चुका था। इसी बात का फ़ायदा उठाकर उसकी भाभी और उसके भाई ने रीवा के माता पिता को भड़का दिया था। जब रीवा ने मोहित की हरकत के बारे में अपनी माँ को बताया तो उन्होंने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें मोहित से शादी नहीं करनी है तो ना करो, लेकिन उस बेचारे को बदनाम तो ना करो। तुम इतने नीचे गिर जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अपनी माँ की बात सुनकर रीवा की आंखों में आंसू आ गया था और वो वहाँ से जाने लगी। तभी उसकी नज़र अपनी भाभी पर पड़ी तो उसने देखा उनके चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट थी। जैसे वो कह रही हो, तुमने मेरे भाई को ठुकराया, अब मैं तुम्हारे माता पिता को तुमसे दूर कर दूंगी। उसके बाद रीवा ने फैसला किया कि एक बार वो फिर से अपने माँ से विवेक के बारे में बात करेगी। उसने उनसे बात की, पर उसकी मम्मी ने स्पष्ट कह दिया कि वे विवेक को अपना दामाद नहीं बना सकती। अपने मम्मी पापा के मना करने के बाद रीवा ने अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर विवेक से शादी कर ली। जब शादी करने के बाद वह अपने माता पिता से मिलने आई तो उन्होंने उसे घर के अंदर भी आने नहीं दिया। तब उसकी भाभी ने विवेक का अपमान करते हुए कहा था, ननद रानी, इस भिखारी में तुमने ऐसा क्या देखा जो मेरे अमीर भाई को ठुकरा दिया। तब रीवा ने गुस्से में अपनी भाभी से कहा था, भाभी, आपका भाई 7 जन्मों में भी विवेक की बराबरी नहीं कर सकता। विवेक हीरा है और आपका भाई कोयला। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। जब मेरे मम्मी पापा ही मेरी खुशी में खुश नहीं हैं तो आपसे क्या शिकवा करूं? आप तो पराए घर से आई हैं। उसी समय से रीवा अपने माता पिता और भाई भाभी के लिए हमेशा के लिए पराई हो गई। उस दिन उन्होंने रीवा से कहा था, तुम अब हमारे लिए मर चुकी हो, अब कभी भी तुम्हारा चेहरा हम नहीं देखेंगे। इतना कहकर उन्होंने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया था। आंखों में आंसू लेकर रीवा थके कदमों से अपने पति के साथ वहां से लौट आई। उस दिन भी बादल झूमकर बरस रहे थे। रिमझिम फुहारों के बीच उसके आंखों के आंसू छुप गए थे, लेकिन उसके आंखों के आंसुओं को विवेक ने देख लिया था। विवेक ने शादी के बाद रीवा को इतना प्यार दिया कि धीरे धीरे वो अपने मम्मी पापा भाई भाभी के दुर्व्यवहार को भूलने लगी थी। समय का पंछी पंख लगाकर उड़ता रहा। रीवा इस बीच 2 बच्चों की मां बन गई। उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां थी और इसी तरह 10 साल का समय बीत गया। जीवन में सभी सुख सुविधाओं के बावजूद उसके मन का एक कोना आज भी खाली था। अभी कुछ दिन पहले एक दिन विवेक का फ़ोन आया। उसने रीवा को तुरंत अस्पताल आने के लिए कहा। रीवा घबरा गई। वह तुरंत अस्पताल पहुंची। तब विवेक ने बताया कि किसी आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। वह सड़क पर बेहोश पड़ा था। कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। जब विवेक ने यह दृश्य देखा तो उससे रहा नहीं गया। जब विवेक उस व्यक्ति के पास गया तो उसने देखा कि वह आदमी कोई और नहीं, रीवा का भाई अमित था। शायद वह किसी काम के लिए यहाँ आया था और उसका एक्सीडेंट हो गया होगा। विवेक ने तुरंत अमित को अस्पताल पहुँचाया, उसे अपना खून दिया। डॉक्टर का कहना था अगर थोड़ी देर और हो जाती तो इस व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता था। अमित रात भर बेहोश रहा। जब उसे होश आया तो उसने डॉक्टर से बात की। तब डॉक्टर ने सभी बातें उसे बताई। तब अमित ने कहा, मैं उस मसीहा से मिलना चाहता हूँ जिसने मेरी जान बचाई। डॉक्टर ने विवेक को अमित से मिलवाया। अपने सामने विवेक को देखकर अमित के चेहरे पर
शर्मिंदगी के भाव उभर आए। उसने हाथ जोड़कर अपने और अपने माता पिता के किए व्यवहार के लिए विवेक से माफ़ी मांगी। और ठीक होने के बाद जब वो अपने घर गया तो कुछ दिन बाद रीवा को उसके पापा का फ़ोन आया। उन्होंने अपने व्यवहार के लिए रीवा और विवेक से भी माफ़ी मांगी और उन लोगों को राखी पर घर आने का निमंत्रण दिया। विवेक की एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी और बच्चों की परीक्षाएं थीं, इसलिए विवेक ने कहा कि तुम अकेली चली जाओ, जिससे राखी के दिन अपने मैके में रहो। मैं मीटिंग खत्म करने के बाद दूसरे दिन बच्चों को साथ लेकर के वहाँ आऊँगा और तुम्हें लेकर के यहाँ आ जाऊँगा। इसलिए रीमा को आज अकेले ही अपने मैके जाना पड़ रहा था। मैडम, आप अपने शहर में प्रवेश कर रही हैं। देखिए, मैंने कहा था ना कि मैं आपको रात होने से पहले आपको आपके घर पहुंचा दूंगा। ड्राइवर की बात सुनकर रीमा अतीत से बाहर आ गई। रीमा वर्षों बाद अपने शहर को देखकर खुशी से रो पड़ी। बारिश अभी भी हो रही थी, पर अब उसका वेग धीमा था। रीमा ने कार का शीशा ऊपर उठा दिया। वह अपने शहर को जी भर कर देखना चाहती थी। रास्ते में पुराना शिव मंदिर दिखा, जहाँ वह अपनी माँ के साथ आती थी। उसने अपने स्कूल और कॉलेज को भी देखा। बहुत सी यादें ताज़ा हो गईं। अपने शहर को देखकर रीमा को लग रहा था जैसे किसी बिछड़े दोस्त से मिल रही हो। तभी उसकी गाड़ी उसके घर के सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद उसके बंगले का गेट खुला और कार घर के कंपाउंड में जाकर खड़ी हो गई। रीमा कार से बाहर निकली तो छाता लेकर उसका भाई अमित खड़ा था। वह कार से उतरकर अपने घर की ओर बढ़ी तो उसने देखा दरवाजे पर उसकी माँ और भाभी आरती का थाल लिए खड़ी हुई हैं और उसके पापा के चेहरे पर उसके लिए स्वागत की मुस्कान फैली हुई है। उसके पिता ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, रीवा, मुझे माफ़ कर दो, हम हीरे और कोयले में फ़र्क नहीं कर पाए। तभी उसकी भाभी ने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, दीदी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मैं गलत थी, मेरा भाई भी गलत था, पर जब आपने मेरे भाई से शादी करने से इनकार कर दिया तो मेरा अहम जाग उठा और मैंने आपको नीचा दिखाने के लिए मम्मी पापा को आपके खिलाफ़ भड़काया। विवेक के खिलाफ़ भी उनके कान भरे और इन्होंने विवेक को अपनाने से इनकार कर दिया। आप मेरे कारण इतने वर्षों तक अपने परिवार से दूर रहीं। ईश्वर ने हमारे झूठ की सज़ा मेरे भाई को दे दी। उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ और वह हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। आप मुझे और मेरे भाई को माफ़ कर दीजिए। शायद आपकी माफ़ी मेरे भाई को नई जिंदगी दे दे। इतना कहकर रीवा की भाभी फूट फूट कर रो पड़ी। रीवा ने आगे बढ़कर अपनी भाभी को गले लगा लिया। यह दृश्य देखकर उसके भाई और मम्मी पापा की आंखों से खुशियों की बरसात होने लगी। रीवा की भाभी की आंखों में भी पश्चाताप के आंसू थे और बाहर सावन अभी भी झूमकर बरस रहा था। एक दिन इसी बरसात में उसका मैका पीछे छूट गया था और आज उसी बरसात में उसका मैका उससे वापस मिल गया। आज रीवा की आंखों से भी सावन बरस रहा था, लेकिन उसमें खुशियों की बरसात थी। यह थी मेरी कहानी छूटी मैके की दहलीज। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपकी समीक्षाओं का इंतज़ार रहेगा। और अगर मुझसे पढ़ने में कोई गलती हो गई हो तो मेरी त्रुटियों को नज़रअंदाज करके मेरी कहानी को सुनिएगा। धन्यवाद।